हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है। वो इस वीडियो को देखने के बाद वे सारे महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न देख लेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या हम देखेंगे। बीए पार्ट 3 के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं। और इतना जान लीजिए कि मैं जो भी प्रश्न बताता हूं वो एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आपने हमसे बीए पार्ट 1 अगर पढ़ा होगा तो ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चन बताते हैं और आपको एग्जाम में 100% है कि उसमें से 7 से 8 प्रश्न आते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी 7 से 8 ही प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न तो आते नहीं। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें से मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का जवाब देना रहता है। ठीक है, और चलिए हम फटाफट अब प्रश्न पत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। प्रशिक्षण क्या है, भारत में इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की प्रशिक्षण दी जाती है। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है। ये कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये सारी चीज़ों को इसको आंसर में आपको बताना है। अगर आप चाहते हैं इसका आंसर लेना एकदम वीडियो लेक्चर के माध्यम से, एकदम ईजी लैंग्वेज में, एकदम जैसे बचपन में आप कहानी सुनते थे और आपको सारे भी जो भी प्रश्न होते थे उसका आंसर याद हो जाते थे। ठीक है, उसी तरह हमारा टॉपर बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एकदम उसी तरीक़ा से ये बैच को बताया गया है। ठीक है, और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको इसमें सारे भी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, साथ में आपको पीडीएफ भी दिया गया है ना, और वीडियो लेक्चर भी दिया गया है, ताकि आप एक बार बस आप प्रश्न और उत्तर देख लीजिएगा तो आपको 100% है कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न समझ लिए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा कि प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी आपको बताना है कि जो प्रशासन में जो मुख्य कार्यपालक होता है उसकी क्या भूमिका रहती है, उसकी क्या योगदान रहती है प्रशासन में, उसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की भूमिका का परीक्षण के जगह पे वहाँ पर बोल देगा प्रकाश डाले, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि प्रशासन के मुख्य कार्यपालक पर एक निबंध लिखें। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर लेके चलना है कि हमसे पूछा जा रहा है प्रशासन के जो मुख्य कार्यपालक है उसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और उसी के बारे में हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम में इतना मैं प्रश्न इतना क्यों आपको हम डीपली तरीका से आपको एकदम गहन तरीका से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे और आपको पूर्ण रूप से पता है क्वेश्चन एक ही रहता है और बच्चे जो उसका जब आंसर लिखते हैं तो वो गलत क्वेश्चन का गलत आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रशासन का मुख्य कार्यपालक के बारे में पूछा जा रहा है और आप समझ लिए कि प्रशासन दूसरा प्रशासन आप समझ लिए तो, और वो दूसरा प्रशासन के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवस्था उपागम की विवेचना करें। यानी बताना है कि जो लोक प्रशासन के जो अध्ययन होता है, अध्ययन में व्यवस्था जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, और जो भी टॉपर बैच से जुड़ना चाहते हैं अभी सीमित समय तक ऑफर है, मात्र 249 रुपये में आपको संपूर्ण बीए की तैयारी करा दी जा रही है। और अगर बात करें एग्जाम की तो आपके पास ज़्यादा अब टाइम भी नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, और मात्र आपको 10 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और मुश्किल से हमको लग रहा है अगर 5-5 वीडियो भी देखिएगा ना तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपका 3 से 4 दिन में आपका सारे भी जो प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लोक संपर्क की परिभाषा दे, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है लोक समर्पक है क्या। ठीक है, सर्वप्रथम आपको सबसे पहले परिचय देना है। ठीक है, वैसे आप जब बैच लीजिएगा या फिर पीडीएफ आप लीजिएगा तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें नहीं करते हैं, आज हम क्वेश्चन का ये सेशन है तो इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी दे सकता है कि लोक संपर्क की परिभाषा दे तथा इसके महत्व पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, यहाँ विवेचना के जगह अपना क्या बोल देगा, विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक निगम की परिभाषा दे, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। यानी बताना है कि लोक निगम आखिर है क्या। ठीक है, आपको देखिए जैसे आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको और आंसर कैसे आपको याद करना है, हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। जैसे आपको एक बार क्वेश्चन देखना है, लोक निगम आपको माइंड में सेट करना है कि आखिर लोक निगम है क्या। अगर ये है
तो इसका कार्य क्या होगा? अगर इसका कार्य होगा तो इसमें कुछ ना कुछ लोग जुड़े तो जरूर होंगे। ऐसा बात तो नहीं है कि जो ऊपर वाला पदाधिकारी होगा वहीं अकेले सारे कार्यकाल कर लेते होंगे, मतलब कार्यभार संभाल लेते होंगे। कुछ ना कुछ तो स्टाफ जरूर होंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आगे आपको समझना है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को अगर बेहतरीन तरीका से समझ जाते हैं ना दोस्त, ठीक है, तो आपको आंसर लिखना और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चन पे कमांड दीजिए। आंसर तो आपको ऑटोमेटिक है कि याद हो ही जाएगा। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन पर अगर ध्यान नहीं देते हैं और सोच रहे हैं डायरेक्ट आंसर दे देने के लिए, तो फिर आपके लिए वो एक चुनौती होगी। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको घुमा दे और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो वैसे आपको नहीं करना है। ठीक है, वैसे भी अगर आप ये 10 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो 100% है कि आपको एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, वैसे हम प्रीवियस ईयर का कुछ वीडियो बनाए हुए थे जो आया हुआ था, सारे का तो नहीं बना पाए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। फिर भी 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो नए बच्चे हैं जिनको विश्वास नहीं होता उनके लिए मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे सारे बच्चे फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों के पास उनसे रिक्वेस्ट है, फटाफट सारे बच्चे सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसका जो PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल इन 84 जिस नाम से चैनल चलता है उसी नाम से टेलीग्राम भी चलता है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सारे जो PDF हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दिए, एकदम जोर लगा के सारे बच्चे अपने अपने जो भी दोस्त हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को एकदम दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं का विवेचना कीजिए। अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं की विवेचना कीजिए। जब प्रशासन है, लोक प्रशासन है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो समस्या जरूर होगी, उसी के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप इसका जो होगा आपको सर्वप्रथम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बताया कि आखिर लोक प्रशासन है क्या, ये इसके साथ क्यों समस्या उत्पन्न होती है ना, ये सारी चीज़ों को आप गहन तरीका से जब अध्ययन कीजिएगा ना तो एकदम ये कहानी जो कहते हैं ना, एकदम कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा और ऐसा ही आपको होगा भी। ठीक है, वीडियो में बताया भी गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं कि भारत में प्रशासन और विधायी नियंत्रण के तरीकों का परीक्षण करें। यानी बताना है कि जो भारत में प्रशासन विधायी नियंत्रण है उसके कौन कौन से तरीके हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मात्र अब 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका हो सकता है अगर आप अच्छा अगर इस पर व्यू आता है, ठीक है, तो हम आपका आंसर जो है एक महा मैराथन क्लास चला देंगे जिससे आपका एकदम जितना भी है डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक संतुलित बजट के सिद्धांतों की व्याख्या करें। यानी आपको बताना है कि एक संतुलित बजट के वो कौन कौन से गुण हो सकते हैं जिससे वो एक संतुलित बजट के यानी एक अच्छा बजट के रूप में प्रस्तुत हो सके, उसी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि एक संतुलित बजट के सिद्धांतों पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा रहा कि आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका का या फिर की व्याख्या करें। यानी बताना है कि जो आधुनिक राज्य का लोक प्रशासन में उसकी क्या भूमिका है, उसी के बारे में आपको बताना है। जब आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाइएगा तो आप भी लोक प्रशासन में जाने योग्य हो जाइएगा। ठीक है, यानी आप भी BPSC IAS वगैरह का आप भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है UPSC वगैरह आप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए। देखिए एक्चुअली देखिए ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है ना, हमारा सोच को बदलता है और कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपना सोच बदलना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस जैसे थे वैसे ही ग्रेजुएशन पास कर गए, हमारे सोच में कुछ परिवर्तन ना हो। तो आज हम लेकर आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 का VVI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की जो भूमिका है वो क्या होती है, उनके क्या क्या काम है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। प्रशासन में मुख्य कार्यपालक यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक वगैरह में CEO बैठते हैं, BDO बैठते हैं, तो वही है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, तो उन्हीं की भूमिका के बारे में हम लोगों को जानना है, बताना है ना, की भूमिका संगठन के संचालन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यह संगठन के नेतृत्व, नीति निर्माण, संसाधन प्रबंधन और संगठनात्मक दिशा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य कार्यपालक का कार्य केवल कर्मचारियों की देखरेख तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह संगठन की दीर्घकालीन रणनीतियों, वित्तीय प्रबंधन और बाहरी संबंधों को भी प्रभावित करता है। इस भूमिका को समझने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा। कहने का अर्थ ये है
ये देखिए, जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं उनका कार्य केवल नेतृत्व, नीति निर्माण, संसाधन प्रबंधन और संगठनात्मक दिशा निर्धारण करने का ही नहीं होता है, बल्कि उनका ये भी काम होता है कि दीर्घकालीन रणनीतियों, वित्तीय प्रबंधन और बाहरी संबंधों को भी जो भी बाहरी संबंध हैं इनको भी क्या करते हैं, वो देख रेख करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। अगर कोई गलत रणनीति है तो उनके ऊपर क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। कोई वित्तीय प्रबंधन गलत हो रहा है, यानी कि जो भी सरकारी फंड्स वगैरह आते हैं तो उनका गलत प्रबंधन हो रहा है या फिर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना, उन सब चीज़ों पर भी नज़र रखना इन लोगों का काम होता है ना। नीति निर्माण और रणनीतिक दिशा, ठीक है। मुख्य कार्यपालक और पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य संगठन की नीति निर्माण और रणनीतिक दिशा तय करना है। यानी कि मुख्य कार्यपालक का सबसे पहला काम होता है कि संगठन की नीति निर्माण और रणनीतिक दिशा तैयार करना। कहने का अर्थ ये है कि कैसे काम करना है संगठन, अगर वो बनाते हैं तो उस संगठन को कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों का ये लोग क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, है ना। वह संगठन के दीर्घकालीन और तत्कालीन लक्ष्यों को निर्धारित करता है। CEO द्वारा बनाई गई रणनीति संगठन की सफलता और विकास की दिशा तय करती है। यानी कि इनके द्वारा जो भी रणनीतियाँ बनाई जाती है उसके द्वारा ही सफलता, संगठन की सफलता और विकास की दिशा उसी के द्वारा निर्धारित होती है। अगर रणनीति उनका अच्छा हुआ तो जो संगठन है वो विकास की दिशा पे बढ़ेगा। अगर रणनीति गलत हुआ तो संगठन विनाश की दृष्टि की ओर, माने विनाश की ओर बढ़ेगा, है ना। उदाहरण के तौर पर यदि संगठन का उद्देश्य बाजार में नेतृत्व स्थापित करना है तो CEO को ऐसी नीतियां विकसित करनी होगी कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और नवाचार को बढ़ावा दे। यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक का कहने का अर्थ ये है कि कंपटीशन, जो भी लाभ हो वो और नवाचार को, यानी कि नवाचार यानी कि नई नई चीज़ों को बढ़ावा देना होगा, है ना। चलिए, संचालन की निगरानी और प्रबंधन। मुख्य कार्यपालक का कार्य संगठन के सभी संचालन की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी कार्य योजना के अनुसार हो। यानी कि जो भी नीति निर्धारित कर देते हैं उनको ये भी देखना होता है कि हम तो नीति लगा दिए, नियम तो लगा दिए कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो सुचारू रूप से चल रहा है कि भी नहीं, वो भी इनका देखने का काम होता है ना। वह सभी विभागों के प्रमुखों से रिपोर्ट प्राप्त करता है और सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो रहा है। अगर कोई विभाग निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहता है तो CEO सुधारात्मक कदम उठाता है। इस संगठन की दक्षता में वृद्धि होती है और संचालन में किसी भी प्रकार का अड़चन को दूर किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये कि ये क्या करते हैं, नीति का निर्धारण कर देते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। सबको अपना अपना विभाग बांट देते हैं कि आपको ये चीज़ देखना है, आपको ये चीज़ देखना है, और इन सभी लोगों पर क्या करते हैं, ये नज़र रखते हैं कि हाँ ये लोग अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। अगर ये लोग अपना काम सही ढंग से अगर नहीं कर रहे हैं तो ये इस पर इनको बुलाते हैं, इनसे रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको समझाते हैं, उनके सुधारने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि संगठन जो है और कार्य जो है सुचारू रूप से क्या होता है, चलते रहता है ना। चलिए, संसाधन का प्रबंधन। संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। मुख्य कार्यपालक वित्तीय, मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करता है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक संसाधन का सबसे अधिक लाभ कैसे उठाया जा सकता है CEO की जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए जब वित्तीय संकट आता है तो वह लागत में कटौती, निवेश का पुनर्वितरण या अन्य उपायों के माध्यम से संगठन को स्थिर करने का प्रयास करता है। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत सारा वो उपाय लगाते हैं कि हाँ कैसे माने जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हम लोग दूर किया जाए, है ना। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, वित्तीय निवेश का पुनर्वितरण करते हैं या फिर बहुत सारे लगान में कटौती करते हैं, है ना। तो उन विभिन्न तरीक़ों से क्या करते हैं, वो अपने संगठन को या फिर जो भी उद्देश्य उनकी होती है उसकी पूर्ति करने का वो प्रयास करते हैं, है ना। कर्मचारी प्रबंधन और प्रेरणा। CEO के पास संगठन के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और उनकी कार्य क्षमता का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। वह कर्मचारियों की प्रेरणा को बनाए रखने के लिए नीतियां बनाता है और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करता है। कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता में CEO की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति प्रेरित और संतुष्ट होते हैं तो संगठन के प्रदर्शन में सुधार होता है। कहने का अर्थ ये है कि CEO का काम केवल देख रेख करना ही नहीं, योजना तैयार करना ही नहीं, चीज़ों को देखना ही नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों जो भी उसके अंग होते हैं उनको क्या करना है, प्रेरित करना भी है कि हाँ आप ये चीज़ सही कर रहे हैं, आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, कैसे इस चीज़ को सही किया जा सकता है ना। तो एक इनमें सकारात्मक ऊर्जा भी भरना उनका काम होता है। अगर कोई काम सही किया जाता है तो उन्हें पुरस्कृत करना, उनका बड़ाई करना, उनके लिए क्लैपिंग करना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा क्या किया जाता है, कर्मचारियों को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने कार्य को और भी बेटर ढंग से करें, है ना।
चलिए, विपणन और बाहरी संबंध। सीईओ के उस संगठन के बाहरी संपर्कों और विपणन कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। यह निवेशकों के संवाद स्थापित करता है, साझेदारों के साथ रिश्ते बनाता है और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त सीईओ संगठन के ब्रांड को मजबूत बनाने के लिए बाजारों में प्रवेश करने और विपणन रणनीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण। मुख्य कार्यपालक एक संगठन के कार्य संस्कृति को बनाने और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के लिए एक सहयोगी और प्रोत्साहक कार्य वितरण हो जो उन्हें अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। संगठन की संस्कृति संगठन के मूल्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और सीईओ इसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कहने का अर्थ है संगठन की संस्कृति, मूल्यों और सिद्धांतों का दृष्टिकोण क्या करता है, दृष्टिकोण को और बेटर करने का काम करता है सीईओ, है ना। निरंतर मूल्यांकन और सुधार। मुख्य कार्यपालक को यह सुनिश्चित करना होता है कि संगठन के प्रदर्शन में निरंतर मूल्यांकन किया जाए और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। कहने का अर्थ यह है कि प्रदर्शन तो वो लेते हैं, जायजा लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं और उसके रिपोर्ट के आधार पर जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, उनको आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही भी करना कि सुधारात्मक, अगर मान लीजिए कोई काम है, एग्जाम्पल फॉर मान लेते हैं कि किसी काम को या फिर किसी बाज़ार में आपको दे दिया जाए कि हाँ नल बेचना है, ठीक है, मान लीजिए कि नल बेचना है, ठीक है, और वो नल बिक नहीं रहा है। अब बिक नहीं रहा है तो इसके लिए सीईओ साहब को क्या करना चाहिए, वो क्यों नहीं बिक रहा है, क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे बेचने में, लोगों को बेचने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर लोग क्यों नहीं खरीदना चाह रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को वो लोग देखते हैं, उनमें क्या करते हैं, सकारात्मक कार्यवाही करके उनके ऊपर उनको और प्रोत्साहित करते हैं। लोगों में जैसे हो गया जिस तरह से भी हो उनको बेचने के लिए या फिर लोगों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, है ना। उसके लिए सभाएं करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लोगों को उसके फ़ायदे नुकसान ये वगैरह चीज़ों के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल फॉर हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं ये लोग, सकारात्मक कार्यवाही करके और चीज़ों को अपने उद्देश्य को बेटर करने का प्रयास करते हैं, है ना। अगर किसी पहलू में कमी है तो उसे पहचानता है और सुधार के उपायों को लागू करता है। अभी बताए हैं, है ना। यह निरंतर सुधार संगठन को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद करता है और उसे बाजार में एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है। कहने का अर्थ ये कि सुधारात्मक जो भी हम गलती कर रहे हैं, अगर उस गलती से हमारी चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारी मार्केट बिक्री या फिर जो भी हम लोग लक्ष्य रखे हैं वो डाउन में जा रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए, सुधार करके उसको अप में करना चाहिए, जैसे हमारा जो गोल है, हमारा जो उद्देश्य है उसको हम क्या कर सके, प्राप्त कर सके, है ना। चलिए देखते हैं निष्कर्ष। प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की भूमिका अत्यंत जटिल और बहुआयामी होता है। इससे वह संगठन का संचालन को निर्देशित करता है, रणनीतिक निर्णयों के साथ संगठन को सही दिशा प्रदान करता है और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करता है। उसकी भूमिका सिर्फ आंतरिक प्रबंधन तक सीमित नहीं होती बल्कि बाहरी संपर्कों और विपणन की दिशा भी निर्धारित करता है। मुख्य कार्यपालक का कार्य सभी पहलुओं में संगठन की सफलता के लिए केंद्रित होता है। यानी कि निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि ये लोग सभी पहलू पर क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनका दृष्टि रखते हैं, सभी लोगों पर दृष्टि रखते हैं, उनके सभी सदस्यों पर दृष्टि रखते हैं, उनका रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और उनमें जो आवश्यक कार्यवाही होती है करते हैं। अगर सुधार करना होता है सुधार करते हैं, अगर कुछ चीज़ें गलत हैं तो उनमें भी सुधार करते हैं, है ना। कहने का अर्थ है कि वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवस्था उपागम की विवेचना करें। यानी कि लोक प्रशासन जो होता है उसके अध्ययन में व्यवस्था उपागम यानी कि कहने का अर्थ है व्यवस्था की क्या भूमिका होती है उसकी हम लोगों को क्या करना है, विवेचना करना है ना। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर। लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवस्था उपागम सिस्टम अप्रोच एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे प्रशासन की जटिलताओं और गतिशीलता को समझने में सहायक माना जाता है। यह उपागम प्रशासन के कार्यों को एक समग्र और संयोजित प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें विभिन्न घटक आपस में जुड़े होते हैं और इन घटकों के बीच संबंधों को समझना आवश्यक होता है। व्यवस्था उपागम को सबसे पहले लुडविग वॉन बर्टलानफी ने सामान्य प्रणाली सिद्धांत के तहत प्रस्तुत किया जो बाद में प्रशासनिक अध्ययन में व्यापक दृष्टिकोण के रूप में विकसित हुआ। इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन को एक खुली और गतिशील प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न तत्वों और प्रक्रियाओं से मिलकर बनती है। कहने का अर्थ ये है कि जो ये लुडविग वॉन बर्टाल्फी हैं जो इन्होंने सामान्य प्रणाली सिद्धांत के तहत जो अपना एक ये दिया है
एक व्यापक दृष्टिकोण दिया है, उसी के रूप में ये लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत क्या करते हैं, प्रशासन को एक खुली और गतिशील प्रणाली के रूप में देखा जाता है। यानी कि उनके अनुसार जो है प्रशासन एक खुला और गतिशील प्रणाली होना चाहिए, यानी कि इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, जो भी चीज़ से वो संबंधित फील्ड है उसमें क्या होता है, विकास होते रहता है ना। व्यवस्था उपागम की मुख्य विशेषता है समग्रता। व्यवस्था उपागम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। समग्रता यानी कि होलिज्म। व्यवस्था उपागम की मुख्य सिद्धांत यह है कि किसी भी प्रणाली को उसके घटकों के संयुक्त रूप में समझा जाना चाहिए, न कि केवल उसे के व्यक्तिगत हिस्से के माध्यम से। इसका मतलब यह है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में सभी घटक, नीति, प्रक्रिया, लोग, संसाधन और संगठन आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि घटक में परिवर्तन होता है तो पूरी प्रणाली पर उसका प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के समय या फिर उनकी नियम बनाने के समय सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नीति, उसकी क्या प्रक्रिया है, वहाँ के लोगों का माहौल कैसा है ना, संसाधन वहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, वहाँ का संगठन कैसे काम करता है, क्या है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर कोई ये हो नीति बन जाए, ठीक है, तो वहाँ की प्रक्रिया गलत होगी, तब गलत होगी तो वो भी चीज़ क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। नीति मान लिए, प्रक्रिया भी आपका सही हुआ, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आप लोग भी कर लिए, नीति भी अपना लिए, प्रक्रिया भी अपना लिए, लोग भी संतुष्ट है, लेकिन उसको लागू करने के लिए आपके पास संसाधन ही नहीं है, वहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो इस तरह क्या होता है, एक दूसरे पे ये लोग निर्भर होते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है ना। इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस। व्यवस्था उपागम में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस के बीच के संबंधों को प्रमुख माना जाता है। यहाँ इनपुट संसाधनों, सूचनाओं और कच्चे तत्वों के संदर्भित करता है जो किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोग होते हैं। प्रोसेस उन प्रक्रियाओं और गतिविधियों को संदर्भित करता है जो इन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए किए जाते हैं। और आउटपुट उस अंतर्निहित लक्ष्य या परिणाम को दर्शाता है जिसे प्रशासन पूरा करने की कोशिश करता है। कहने का अर्थ है कि इनपुट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ क्या हो गया, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस हो गया। ठीक है, आउटपुट का मतलब ये हो गया कि हाँ ठीक है, इतना चीज़ प्राप्त करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ हम दे दिए, तो क्या हमारा वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है? अगर प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, अच्छा आउटपुट मिल रहा है, अच्छा हमें परिणाम मिल रहा है, सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अगर कुछ चीज़ें, इतना चीज़ देने के बाद भी अगर हमें परिणाम गलत मिल रहा है, यानी कि हमारे लाभ या फिर जो भी हम लक्ष्य रखे हैं वो चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर तो कहीं ना कहीं कमी है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सुधार करते हैं, है ना। चलिए, संचालन का पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। व्यवस्था उपागम इस बात को मानता है कि एक प्रशासनिक प्रणाली बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होती है। यह पर्यावरण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों से बना होता है जो प्रशासन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, है ना। प्रशासन अपनी नीति और कौशल इन पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाता है। अब कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ के सामाजिक स्थिति को देखते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति को देखते हैं, है ना, वहाँ के प्रशासन की प्रक्रिया को देखते हैं, सांस्कृतिक तत्वों को देखते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपको हमें मान लीजिए कि स्वेटर खरीदना है, या फिर हमें स्वेटर का फैक्ट्री लगाना है, या फिर स्वेटर बेचना है, या फिर किसी लोगों को स्वेटर बांटना है, तो वहाँ पे ये भी हम देखेंगे कि वहाँ के लोग स्वेटर लेने को तैयार हैं कि नहीं, है ना। अगर अमीर देश हो, अमीर जैसे अमेरिका में आप चले जाइए कि स्वेटर हमको बांटना है या फिर कंबल बांटना है, तो वहाँ पर कोई लेगा नहीं लेगा। वहाँ की आर्थिक स्थिति क्यों? क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वहाँ पर सामाजिक स्थिति अच्छी है ना, वहाँ की राजनीतिक स्थिति भी बहुत अच्छी है ना। और उसकी संस्कृति में ये नहीं है कि किसी के द्वारा लिया जाए, दिया जाए। मैंने कहने का अर्थ समझ रहे ना कि दान वगैरह चीज़ हमारे यहाँ चलता है या फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कहीं चले जाइए कि स्वेटर हमको बेचना है या फिर स्वेटर देना है लोगों में, कंबल बांटना है, तो वहाँ पे अब कहीं पे गर्मी का मौसम हो, हाँ ठीक है, मान लीजिए, और वहाँ पे आप कंबल बांटना शुरू कर दीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, पर्यावरणीय स्थिति है कि वहाँ पे गर्मी पड़ रहा है और वहाँ पे लोगों को कंबल बेचना शुरू कर दीजिए या फिर बांटना शुरू कर दीजिए फ्री में ही, तो कोई लेगा नहीं लेगा, उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स एकदम भी नहीं मिलेगा। तो उस सब चीज़ों को, अपनी नीति को बनाने से पहले वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, और सबसे पहले चीज़ है कि पर्यावरणीय संबंधों का अच्छा से हम लोग क्या करते हैं या फिर किसी को भी अध्ययन करना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं।
उद्देश्य और प्रतिक्रिया, गोल्स एंड फीडबैक। व्यवस्था उपागम में प्रत्येक प्रणाली का एक या अधिक उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रणाली में लगातार प्रतिक्रिया होती रहती है। इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं, जो यह बताती है कि कार्यों में सुधार की आवश्यकता है या नहीं। फीडबैक का कहने का अर्थ ये है कि आपको लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया देना कि हाँ, हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं कि नहीं। जैसे हम लोग कोई भी सामान अमेजन हो या फ्लिपकार्ट पे हो तो खरीदते हैं तो उसमें देना होता है ना फीडबैक की स्टार देते हैं। 1 स्टार का मतलब गंदा हुआ, 2 स्टार का मतलब थोड़ा सा अच्छा हुआ, 3 स्टार 5 स्टार, तो ऐसे करके लोग फीडबैक देते हैं। और उस चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट या फिर ये चीज़ें या फिर ये सर्विस क्या है, अच्छी हैं और हम लोग इस पर बिलीव कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। तो इस चीज फीडबैक से फ़ायदा ये होता है कि लोगों को बिलीव इसमें जुड़ते जाता है ना। चलिए, अगर फीडबैक गंदा आ रहा है तो क्या करता है कंपनी, उसमें सुधार करता है कि आखिर फीडबैक से लोग संतुष्ट क्यों नहीं है, हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट क्यों नहीं है ना। इन सब चीज़ों का वो लोग ध्यान रखते हैं। यह प्रक्रिया प्रणाली को आत्म सुधार के लिए प्रेरित करते हैं और सुनिश्चित करती है कि प्रणाली अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। यानी कि अगर कुछ चीज़ गलत है तो उसमें सही सुधार करते हैं, अगर सही है तो और बेटर करने का प्रयास करती है ना, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, है ना। लचीलापन और अनुकूलन, फ्लैक्सिबिलिटी एंड एडेप्शन, ठीक है। व्यवस्था उपागम के तहत प्रशासनिक प्रणाली को लचीला और अनुकूलनशील माना जाता है। जब कोई नया बदलाव होता है या नई चुनौतियां सामने आती हैं तो प्रशासन अपनी प्रक्रिया और संरचना में आवश्यक बदलाव करता है। यह अनुकूल क्षमता उसे बदलती हुई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाती है। यानी कि कोई परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है, ये हम लोग जानते हैं ना। तो अगर कोई परिस्थिति में बदलाव आ रहा है तो क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट और हमारे विचार या फिर हमारी योजनाएं क्या होती हैं, उसी के अनुसार चेंज हो जाना चाहिए। अगर आप कहते हैं ना कि जब आंधी बहे तो पेड़ को अकड़ के खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि आंधी की दिशा में ही मुड़ जाना चाहिए, है ना। और जो नहीं मुड़ते हैं, जो खड़े रहते हैं, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो उसी तरह है, जो देखते हैं कि हाँ पर्यावरण या फिर उस चीज़ का मतलब ट्रेंड नहीं है तो फिर उसको ख़त्म करना या फिर उसके लिए स्थिर होना या फिर जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है उस पर ही कार्य करना या फिर लोग जो पसंद करते हैं उस पर ही कार्य करना बेटर होता है ना। व्यवस्था उपागम के लाभ, समग्र दृष्टिकोण। यह उपागम प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण से देखने की सुविधा देता है, जिससे केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरी प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है। इसमें से प्रशासन के विभिन्न पहलुओं और उनके आपसी रिश्तों को समझने में मदद मिलती है ना। चलिए, जटिलताओं के समाधान। प्रशासन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न हितकारी प्रक्रियाएं और घटक शामिल होते हैं। व्यवस्था उपागम इन जटिलताओं को सरल बनाने में मदद करता है, क्योंकि यह इन सभी घटकों के आपसी संबंधों को समझने पर जोर देता है। सुधार की प्रक्रिया। इस दृष्टिकोण के तहत फीडबैक और सुधार की प्रक्रिया प्रशासन को अपने कार्य में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। जब कोई नीतिगत निर्णय या प्रशासनिक प्रक्रिया अपेक्षित परिणाम नहीं देती है तो ये इस प्रणाली में सुधार का उपाय पहचानने में मदद करता है। यानी कि पहले ही बता चुके हैं फीडबैक क्या होता है ना, अमेजोन वाला चीज़ वही मान लीजिए, है ना। व्यवस्था उपागम की सीमाएं, इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो देख लेते हैं। कठिनाई और जटिलता। व्यवस्था उपागम के तहत पूरे प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करना अत्यधिक जटिल हो सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न घटकों, उनके रिश्तों और बाहरी पर्यावरण को प्रभाव को ध्यान में रखना पड़ता है। यह प्रक्रिया बहुत अधिक समय और संसाधन की मांग करती है। यानी कि हर चीज़ों का, हर लोगों का क्या होता है, सोच होता है, पसंद, सब चीज़ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और उन सब चीज़ों को मेंटेन करना, उन सब चीज़ों को बराबरी पे लाना बहुत मुश्किल होता है और संसाधन की ढेर आवश्यकता होती है ना। प्राकृतिक और मानव तत्वों का विश्लेषण। प्रशासनिक प्रणालियाँ मानव व्यवहार और सामाजिक तत्वों पर निर्भर होती हैं, जो हमेशा गणनात्मक नहीं होती। इस कारण व्यवस्था उपागम के तहत मानव तत्वों के विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनका पूर्वानुमान करना कठिन होता है। कहने का अर्थ ये है कि सभी की पसंद अलग अलग होती है और नंबर्स में चीज़ों को हम लोग हर चीज़ को गणना नहीं कर सकते, है ना। किसी की पसंद और नापसंद को हम लोग नंबर में कैसे ये कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनमें चुनौतियाँ भी होती हैं, है ना। निष्कर्ष, लोक प्रशासन में व्यवस्था उपागम एक प्रभावी और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया और उनके घटकों के बीच जटिल संबंधों को समझने में मदद मिलती है। यह उपागम प्रशासन की एक गतिशील और बहुआयामी प्रणाली के रूप में देखता है, जो समय समय पर सुधार और अनुकूलन के माध्यम से अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हालांकि यह दृष्टिकोण जटिलताओं और मानव तत्वों के विश्लेषण में चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, फिर भी यह लोक प्रशासन के अध्ययन में एक प्रभावी उपकरण साबित हुआ है ना। हालांकि इसमें कुछ बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उस चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अध्ययन करके उस चुनौतियों को या फिर उस जो कमी है उसके
जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको ख़त्म करके क्या करते हैं हम कर सकते हैं, हम लोग बेटर कर सकते हैं उसके स्वरूप को। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप ऑल इन 8454। जय हिंद। से आप सब आशा करते हो आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं पॉलिटी का VBI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है पेपर 5, है ना। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का है, लोक संपर्क की परिभाषा दे, इसके महत्व की विवेचना करें। यानी कहने का अर्थ ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोक संपर्क की क्या करना है, आपको परिभाषित करना है और इसके महत्व क्या है, इनकी विवेचना करना है या फिर इनको बताना है ना। लोक संपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशंस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों और सरकारों के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित किए जाते हैं। यह एक राजनीतिक संचार प्रक्रिया है जो किसी संस्था या व्यक्ति की छवि, साख और जन समर्थन को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। कहने का अर्थ ये है लोक संपर्क, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को, लोगों से हम लोग क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, है ना। ये क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से हो सकता है, संगठनों के माध्यम से हो सकता है, संस्थानों के माध्यम से हो सकता है और सरकारों के बीच में भी क्या होता है, लोक संपर्क होता है। कहने का अर्थ ये है कि दिखते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो क्या क्या होता है, एक दूसरे को से क्या होते हैं, हम लोग जुड़े रहते हैं, कमेटी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संपर्कित रहते हैं, है ना। संगठन बनाते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संस्थान बनाते हैं, मान लीजिए एक तरह से मान लीजिए ना, एग्जाम्पल फॉर आजकल में आज सब कोई जानते हैं आजकल व्हाट्सअप ग्रुप, है ना। तो व्हाट्सअप ग्रुप में क्या होता है, जो भी सूचनाएं होती हैं क्या होती हैं, एक दूसरे से हम लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और जुड़े होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, उसका हम लोग लाभ लेते हैं या फिर सूचनाएं एकत्रित करते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोक संपर्क कहते हैं, है ना। चलिए, लोक संपर्क के माध्यम से जनता और संगठन के बीच संवादों को सुगम बनाया जाता है, जिससे परस्पर समझ और सहयोग विकसित हो सके। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें उसके लोक संपर्क के द्वारा जनता और संगठन, यानी कि संगठन आप मान लीजिए कोई है, जैसे हमारा ही संगठन मान लीजिए ऑल इन 8454 है, ठीक है। तो और आप लोगों का ग्रुप है, तो इससे क्या होगा, आप में और हमारे में क्या विचार समन्वय हो रहा है कि हाँ कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, हम वीडियो बना के दे रहे हैं, आप क्लास कर रहे हैं, है ना। तो एक तरह से हम अपनी बातों को आपके पास पहुंचा रहे हैं, आप अपनी बातों को हमारे पास पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग विकसित करते हैं, है ना। लोक संपर्क की प्रमुख परिभाषा है, स्टॉक एम कटलिप, एलन एच सेंटर और ग्लेन एम ब्रूम के अनुसार, देखिए कितना लंबा नाम है, मैंने 2-3 विद्वान हैं, है ना। लोक संपर्क एक प्रबंधकीय कार्य है जो संगठन और उसके सार्वजनिक समूहों के बीच आपसी संबंध स्थापित और बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। लोक संपर्क का महत्व, लोक संपर्क आधुनिक समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यवसाय, राजनीति, सामाजिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों और मीडिया उद्योगों के लिए आवश्यक है। लोक संपर्क का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि लोक संपर्क जो है, मान लीजिए मीडिया ही है या फिर सामाजिक संगठन है, राजनीतिक है या फिर व्यवसाय है। लोक संपर्क, व्यवसाय मान लीजिए खोल लीजिए और लोगों के पास माल आपका नहीं पहुंचे, आपका सामान नहीं पहुंचे, तो क्या व्यवसाय का कोई फायदा रह जाएगा, नहीं चलेगा आपका व्यवसाय, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, लोक संपर्क चाहिए कि हाँ एक दूसरे को लोग चीज़ें बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, है ना। राजनीति में भी है, तो राजनीति में बहुत सारी स्कीम चलती हैं, तो वो लोगों के लिए होती हैं, तो लोग से संपर्क के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग जन वितरण करते हैं, उसको उसके बीच उस चीज़ों को क्या करते हैं, हम लोग पहुंचाते हैं। सामाजिक संगठन हो गया तो वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, तो उस उद्देश्य के क्या किया जाता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। संगठन और जनता के बीच विश्वास बढ़ना, लोक संपर्क संगठन और जनता के बीच पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाता है। यदि कोई कंपनी या संस्था अपने उत्पाद, सेवाओं या उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट और ईमानदार संवाद स्थापित करती है तो जनता का उस पर भरोसा बढ़ता है। कहने का अर्थ है, आप मान लीजिए कोई व्यापारी हैं और आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या फिर आप सरकार हैं, आप मुखिया हैं, या फिर किसी गांव के प्रतिनिधि हैं, है ना, वार्ड हैं, विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, कुछ भी हैं, ठीक है।
तो वो उसमें क्या होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं उसको आप निभाइए, है ना। तो इससे क्या होगा, आप जब वादा निभाएंगे तो आप में और जनता के बीच में क्या होगा, एक संपर्क स्थापित होगा, जिससे आप दोनों एक दूसरे पे क्या कर पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे, और विश्वास इसमें बढ़ेगा कि हाँ ये नेता हमारे लिए अच्छा किए, ये नेता हमारे लिए ख़राब किए, या फिर फलाना मेरे साथ अच्छा किए या फिर बुरा किए। तो इससे क्या होगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा, है ना। अगर आपको कोई, मान लीजिए आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको वोट देकर 100 जनता जिता रही है और आप उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर अगला बार आपको वोट मांगने जाइएगा तो वो देगी नहीं देगी। तो वही चीज़ है ना। ब्रांड छवि को सुदृढ़ बनाना, यानी कि किसी भी कंपनी या संस्था के लिए सकारात्मक ब्रांड छवि बनाना अत्यंत आवश्यक होता है ना। लोक के माध्यम से संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रचारित कर सकता है, जिससे जनता के मन में उसकी सकारात्मक छवि बनती है। कहने का अर्थ ये है कि एक ब्रांड होना चाहिए, एक अपना छवि होना चाहिए कि हाँ जो हम चीज़ बना रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मार्केट में ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हमारा सरकार चल रहा है तो क्या है वो ख़राब है, या फिर सरकार की तानाशाही है, ऐसा कुछ माने सब रहता है ना। संकट प्रबंधन में सहायता, जब कोई संगठन या संस्था किसी विवाद, नकारात्मक प्रचार या संकट से गुजर रही है तब लोक संपर्क की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उचित रणनीतियों के माध्यम से लोक संपर्क विशेषज्ञ स्थिति को नियंत्रित करने और जनता को सही जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। देखते हैं हम लोग काफ़ी अफवाह भी फैलते हैं आजकल, तो और ज़्यादा हो गया है ना। अफवाह फैलते देर नहीं लगती है, तो उससे क्या होता है, संगठन का या फिर प्रबंधन का क्या होता है, छवि डाउन होती है और छवि खराब होती है। तो वो क्या, लोग जब आपसे जुड़े रहेंगे, आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो आप तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हैं तो आप आपको तुरंत मैसेज करेंगे कि हाँ भाई ऐसा जो अफवाह चल रहा है वो सरासर गलत है ना। तो अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, किसके द्वारा, लोक संपर्क के द्वारा, है ना। मीडिया और संचार प्रबंधन, मीडिया लोक संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यही संदेश को हर समय कहीं पर सही लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है। हम लोग आजकल देखते हैं, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो किसके द्वारा आजकल हो गया है, संचार के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, मीडिया के द्वारा, है ना, समाचार पत्रों के द्वारा, है ना। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से लोक संपर्क को प्रभावी बनाया जाता है। यानी कि हम लोग प्रेस के द्वारा अपने चीज़ों को, बातों को, अपने विचारों को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, है ना। व्यावसायिक सफलता में योगदान, लोक संपर्क व्यवसायों के उन सेवाओं और उत्पादों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करता है जिसके उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित होता है और बिक्री में क्या होता है, वृद्धि होता है। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, इसके राजनीतिक सामाजिक प्रभाव दिखते हैं। राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए लोक संपर्क अत्यंत आवश्यक होता है। चुनाव प्रचार, जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से नेता जनता से संवाद स्थापित करते हैं और अपनी नीतियों को क्या करते हैं, प्रचारित करते हैं। कर्मचारियों और आंतरिक संचार का प्रबंधन, लोक संपर्क केवल बाहरी संचार तक सीमित नहीं होता बल्कि संगठन और आंतरिक संचार को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने, संगठन के मूल्यों को संप्रेषित करने और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। कहने का अर्थ यह है कि आंतरिक कर्मचारी भी होते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं या फिर राजनीतिक पार्टी होती है, तो उसमें एक आदमी तो होता नहीं है ना, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उनके भी मनोबल बढ़ाने के लिए, संगठन को और भी अच्छा बेटर करने के लिए क्या जरूरी है, लोक संपर्क, है ना। निष्कर्ष के रूप में हम लोग देख लेते हैं, लोक संपर्क किसी भी संगठन, संस्था या व्यक्ति की छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह जनता और संगठन के बीच संवाद का पुल बनाता है, विश्वास बढ़ाता है और सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभाता है। बदलते समय में लोक संपर्क की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, विशेष रूप से डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और ऑनलाइन संचार के माध्यम से इसकी पहुंच और प्रभाव क्या हो गया है, बढ़ गया। आजकल कोई भी न्यूज़ पता चल जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें क्या हम लोग जान जा रहे हैं, है ना, बड़ा बहुत आसानी से, है ना। इस प्रकार लोक संपर्क न केवल सूचना का आदान प्रदान करने का माध्यम है बल्कि यह जनमत को प्रभावित करने, संकट प्रबंधन, ब्रांड छवि और छवि को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है।
ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार लोक संपर्क जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम बन गया है ना, जनमत को प्रभावित करने का एक माध्यम बन गया, अपने प्रचार कर सकते हैं, अपने ब्रांड की छवि को सुधार सकते हैं, है ना। कोई चीज़ अगर गलत मार्केट में फैली है तो उससे क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, है ना। लोक निगम की परिभाषा दें, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें, ठीक है। तो लोक निगम की परिभाषा देखते हैं क्या है। लोक निगम पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऐसी संस्था है जो सार्वजनिक हित में कार्य करती है और जिसका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। ये निगम आमतौर पर उन सेवाओं और उत्पादों का प्रबंधन करते हैं जिन्हें निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदान करना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होता या जिनकी आवश्यकता समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। लोक निगम के उद्देश्य लाभ कामना नहीं बल्कि समाज के लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराना होता है। उदाहरण के लिए जलापूर्ति, परिवहन सेवाएं, बिजली वितरण और स्वास्थ्य सेवाएं लोक निगम के अंतर्गत आती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो लोक निगम है यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन है वो क्या करती हैं, वो सरकार के द्वारा इनका नियंत्रण होता है और वो क्या करती हैं, सरकार द्वारा संचालित होती है। उन्हें क्या करते हैं, सरकार चलाता है ना। ये ज़्यादातर रहते हैं क्या, बिजली विभाग से होते हैं, पानी वाले हो सकते हैं, है ना। जैसे आजकल हर घर जल योजना चल रहा है तो वो सब क्या है, एक सरकार का एक मान लीजिए स्कीम है जिसको क्या करती है, सरकार ही चलाती है। परिवहन हो गया, नगर में आप देखते होंगे बस वगैरह, सरकारी बस वगैरह चलती हैं तो वो क्या करती हैं, वो एक तरह से विभाग है जिसका नियंत्रण किसके पास होता है, सरकार के पास होता है और उन्हीं के आदेश से वो चलती हैं, बंद होती हैं और उनका जो भी रेट वगैरह तय करना होता है वो सब उन्हीं के हिसाब से तय होता है और चलता है ना। विशेषताएं, इनकी क्या विशेषताएं हैं इसको देखते हैं। सरकारी स्वामित्व, लोक निगम पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व में होते हैं। इसका अर्थ यह है कि नियंत्रण और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि निगम का संचालन सार्वजनिक हित में हो। कहने का अर्थ ये है कि ये एक तरह से सरकारी ही होती है ना, जिसका हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और इनका जो भी खर्च वगैरह होता है वो क्या, सरकार ही वहन करती है ना। सार्वजनिक सेवा का उद्देश्य, ये लोक निगम का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना होता है। ये निगम आमतौर पर उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ निजी क्षेत्र में निवेश करने की प्रवृत्ति कम होती है ना। जैसे कहीं मान लीजिए ज़्यादा व्यापार विकास नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे वे लोग क्या करते हैं, अपने स्कीम्स को लाते हैं और वहाँ पे कार्य करते हैं जिससे वहाँ पे रोजगार साधन उपलब्ध हो सके, है ना। नियमन और नियंत्रण, लोक निगमों के विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि नियमों व विनियमों का पालन करें और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें। यानी कि उनका मेन मकसद होता है लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, जहाँ तक हो सके लोगों को इस चीज़ से क्या हो, फ़ायदा हो, है ना। लोक निगम अपने संचालन के लिए सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपनी सेवाओं के माध्यम से भी राजस्व उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। यह राजस्व आमतौर पर करों या शुल्कों के माध्यम से आता है। कहने का अर्थ ये है कि लोक निगम को सरकार के द्वारा तो पैसा मिलता ही है, ठीक है। अगर नहीं भी मिलता है तो कुछ पैसा सरकार देती है, कुछ पैसा जनता देती है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए सरकारी बस, अब सरकारी बस में जाइएगा तो आपको और अदर बस की तुलना में क्या होगा, भाड़ा जो होगा, जो किराया होगा वो कम मिलेगा। तो वो जो कमी होता है उसको क्या करता है, सरकार पूर्ति कर देता है कि भाई आपको जहाँ पे भाड़ा 50 रुपया मान लीजिए प्राइवेट बस का किराया मान लीजिए और यहाँ पे आपको 40 रुपया लगेगा और 50 रुपया ही हमारा ये लग रहा है, तो क्या करेगा, 10 रुपया सरकार दे देगा, कह देगा कि आप जनता से क्या कीजिए, 40 रुपया ही लीजिए, 10 रुपया हम आपको दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका बस का किराया निकल जाएगा, बस का भाड़ा निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या करता है, लोगों को लाभान्वित करता है। जैसे बिजली के ले लीजिए, बिजली कभी देखें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिया जाता हो, ये क्या है, सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। पानी जो हो गया वो भी क्या दिया जाता है, सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। साफ सफाई हो गया, ये सब क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है, बिजली दिया जाता है तो बिजली में कुछ पैसा आपको देना होता है, कुछ सरकार को देना होता है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम ही सारा पैसा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे राज्यों में, अपने राज्यों में तो नहीं है लेकिन बहुत सारे राज्यों में सरकार भी पैसा देती है और कुछ पैसा लोग ही देते हैं, है ना। चलिए, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोक निगमों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनकी सेवाएं सभी वर्गों तक पहुंचे, विशेषकर उन वर्गों तक जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, यानी गरीब लोगों के लिए ये काफ़ी ही हेल्पफुल होती है ना। सार्वजनिक भागीदारी, लोक निगमों में आम जनता की भागीदारी होती है। नागरिकों को नियम की गतिविधि में
भाग लेने का अवसर मिलता है। जैसे कि जन सुनवाई, सार्वजनिक चर्चाएं, यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसमें सार्वजनिक भागीदारी भी होता है। अगर कोई लोक निगम है, मान लीजिए आपका सफाई कर्मी है या फिर बस वाले के हुए मान लेते हैं, तो आपसे अगर 40 रुपया उसका भाड़ा तय हुआ है और आपसे वो 50 रुपया लेता है, तो इससे क्या होगा, उसकी आलोचना होगी। लोग कहेंगे कि नहीं, सरकार जब 40 रुपया तय किया है तो आप 50 रुपया क्यों लिए, तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी, तुरंत उसके ऊपर कंप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या वो ज़्यादा भी नहीं लेता और इस चीज़ में क्या होती है, पारदर्शिता और जवाबदेही हमेशा बनी रहती है। वही प्राइवेट वाले को आप कह सकते हैं कि हाँ तुम इतना भाड़ा कैसे ले रहे हो, ठीक है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जवाबदेही नहीं है, उसके ऊपर पारदर्शिता का कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं जवाब पूछने वाला कि हाँ आप इतना भाड़ा क्यों ले रहे हैं, है ना। निष्कर्ष, लोक निगम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। आवश्यकताओं और सुविधाओं प्रदान करने जो आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करने में मदद करते हैं। हो जाता है कभी कभी फ्लो में, ठीक है। उनका संचालन सरकारी नियंत्रण में होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हैं। इनकी विशेषताएं जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक भागीदारी और दीर्घकालीन स्थिरता इन्हें निजी क्षेत्र की कंपनियों से अलग बनाती है। इस प्रकार लोक निगम समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, एक सरकारी संस्था होती है या फिर अर्ध सरकारी भी कह सकते हैं, जो क्या करती है, सार्वजनिक भागीदारी और दीर्घकालीन स्थिरता होती है। यानी कि बहुत दिनों तक चलती है, अच्छा खासे दिन तक। मान लीजिए अगर कोई सरकार आए, 5 साल के लिए आते हैं, तो कोई स्कीम चलाया तो कम से कम वो तो 5 साल तो जरूर ही चलती है ना। तो इसमें क्या होती है, ज़्यादा स्थिरता होती है, जवाबदेही होती है ना। लोगों को इसमें क्या होता है, ज़्यादातर फायदा लोगों को होता है, आम जनता को होता है, गरीबों को होता है ना। चलिए, तो भारत में आज का क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की समस्याओं की विवेचना करें। कहने का अर्थ यह है कि भारत में लोक प्रशासन जो है उनके चलाने में या फिर उनको कार्यान्वित करने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग को क्या करना, बताना है ना। देखते हैं हम। भारत में लोक प्रशासन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। हालांकि भारत में लोक प्रशासन का ढांचा मजबूत है, फिर भी कई समस्याएं इसके प्रभावी संचालन में बाधा डालती है। कहने का अर्थ ये है कि भारत में लोक प्रशासन जो है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। यानी कि काफ़ी जटिल है और बहुआयामी, यानी कि ये लोक प्रशासन मान लीजिए है तो उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। बहुआयामी यानी कि बहुत सारे कार्य की ये लोग क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। बहुत सारे विभाग जो होते हैं इनके अंडर में होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए डीएम, ठीक है। तो डीएम क्या होता है, जिला का मालिक होता है और वो सारे विभाग का देख रेख करता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। इन सब चीज़ों की देख रेख की जिम्मेदारी क्या होती है, डीएम की होती है। तो इस तरह से क्या है, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है ना। चलिए, और यहाँ इसकी कुछ प्रमुख और समस्याओं की विवेचना किया गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार भारत के लोक प्रशासन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यानी कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, है ना, ये भारत की प्रशासन में की सबसे बड़ी क्या है, एक समस्या है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी, अनियमितता और काटाचार आम है। यह न केवल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है बल्कि नागरिकों का विश्वास भी कमजोर करता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सेवाएं महंगी और अप्रभावी हो जाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि भ्रष्टाचार जो है ये हमारे देश में, भारत में इतना फैला हुआ है कि आप उसकी जड़ तक, मतलब छोटा से लेकर बड़ा कर्मचारी तक घूस लेता है, मतलब भ्रष्ट है समझिए, तो घूस लेता है, पैसा लेता है, रिश्वत लेता है और उसके बाद से आपका कोई काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, लोगों का जो विश्वास होता है प्रशासन के ऊपर, प्रशासक के ऊपर, वो ख़त्म होते जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कोई सोचता भी कि हाँ कोई कंप्लेन लेकर जाएं या फिर अपनी समस्या लेकर कहीं जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, तो सोचता है कि क्या लेकर जाएंगे तो मांगेगा पैसा, फिर पैसा देना पड़ेगा, पता नहीं काम होगा भी कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से लोग क्या होते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है कि कहेंगे भी, करेंगे भी और कोई उससे क्या होगा, हमको फ़ायदा भी नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। अधिकारीकरण। भारत में लोक प्रशासन में अधिकारी वर्ग का प्रभुत्व होता है जो अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सीमित करता है।
इससे जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। अधिकारी वर्ग की मानसिकता कभी कभी जनहित के बजाय अपने व्यक्तिगत हितों की प्राथमिकता होती है। कहने का अर्थ ये है कि देखिए सारा हमारा जो सिस्टम है वो किसके अंडर में रहता है, अधिकारी गण के अंडर में रहता है। अब अधिकारी गण सोचता है कि हम जैसे कहें वैसे चलेगा, है ना। अगर हमारे अनुसार नहीं चलेगा तो वो छोटा कर्मचारी हो गया, वो क्या है, गलत है ना। तो इस तरह सोचता है कि अधिकारीगण हमारे हिसाब से चले, और उसमें क्या होता है, जनता का कोई भागीदारी नहीं होता। वो जनता से कोई काम करने से पहले, कोई ये करने से पहले जनता से नहीं पूछता है कि हाँ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, नहीं सोचता है कि हाँ हम किसी से राय ले लें। तो उस तरह से क्या करता है, ये अपना मर्जी क्या करता है, सब लोगों पे थोप देता है। छोटे कर्मचारी हो, बड़े कर्मचारी हो, जनता हो, सब पे क्या करता है, अपने विवेकपूर्ण जिसको उसको जो समझ में आता है वो करता है ना। तो कभी कभी वो अपना भी फायदा का भी बात सोचता है। कहने का अर्थ ये है कि सोचता है कि हाँ जो काम करेंगे उससे अच्छा अपना फायदा का ही काम किया जाए, है ना। संसाधनों की कमी, बहुत से अधिकारी विभागों को आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जैसे मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और तकनीकी सहायता। यह कमी उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में बाधा डालती है। कई बार योजनाओं के कार्यान्वयन अधूरा रह जाता है क्योंकि आवश्यक संसाधनों का भी अभाव रहता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो आवश्यक संसाधन नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन क्लास लिए, ठीक है, और आपके पास मोबाइल ही नहीं हो, आपके पास आवश्यक संसाधन ही नहीं है, तो फिर आप पढ़ाई कैसे कीजिएगा, है ना। अब मोबाइल भी हो तो आपके पास नेट नहीं हो तो भी आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, संसाधन आपके कार्य में क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है। तो ऐसे भी होता है कि संसाधन जब नहीं रहता है तो क्या होता है, कार्य बाधित होता है और रुक जाता है ना। चलिए, प्रशासनिक जटिलता। भारत का प्रशासनिक ढांचा बहुत जटिल है, जिसमें कई स्तर और विभाग शामिल है। यह जटिलता निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमी कर देती है और समय पर कार्यान्वयन में बाधा डालती है। नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाना कठिन हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि प्रशासनिक जो ढांचा है, जो प्रोसेस है, कह सकते हैं कि हम लोग प्रोसेस कह सकते हैं उसको, जो प्रोसेस है कोई भी लाभ लेना है। जैसे कि आजकल हम लोग इंदिरा आवास देखते हैं या फिर आवास योजना देखते हैं, तो उसमें क्या है, प्रशासनिक ढांचा काफ़ी लंबा है। उसमें आपको बीपीएल होना चाहिए, मतलब कि काफ़ी लंबा जर्नी आपको तय करना पड़ता है, तब जाके आप किसी योजना का क्या करते हैं, लाभ उठा पाते हैं। करते करते लोग आसकतिया जाता है कि हाँ इतना करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए इंदिरा आवास का ले ले, बीपीएल सूची होना चाहिए, उसके बाद जातीय निवास बनवाइए, फिर उसमें राशन कार्ड में नाम लिखवाइए, फिर आवेदन दीजिए, फिर वो पास होगा, फिर पहला किस्त आएगा, फिर दूसरा किस्त आएगा, फिर तीसरा किस्त आएगा, तब जाके आपको आपकी ये एक प्रक्रिया पूरी होगी। यानी कि इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इस वजह से लोग क्या करता है, छोड़ भी देता है ना। कहता है कि समय की बर्बादी है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें रहती हैं, है ना। चलिए देखते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप लोक प्रशासन की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ये वाला जो इंदिरा आवास वाला एग्जाम्पल दिए हैं वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर करके आप मतलब लिख सकते हैं एग्ज़ाम में भी, है ना। राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारियों को सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इनसे न केवल प्रशासन की गुणवत्ता प्रभावित होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित नहीं हो पाता कि योजनाएं और नीतियां वास्तव में जनता के हित में हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी आ जाता है। जैसे आपके गांव में मुखिया लोग होते होंगे, है ना। अगर आया 10 लाख का फंड तो कुछ पैसा वो अपने रख लेते हैं, कुछ ठेकेदार रख लेते हैं, कुछ बड़े अधिकारी रख लेते हैं, और वो 10 लाख होते रह जाता है 1 लाख का। ठीक है, अब 1 लाख का काम जो 10 लाख का काम होने वाला था वो 1 लाख के काम में होगा, 1 लाख में होगा, तो वो उस कार्य की क्या कोई मजबूतीकरण रह जाएगी, कोई ये रह जाएगा, कोई वैल्यू रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अब मान लीजिए आपको अधिकारी हैं, आप कोनो बहुत बड़ी डीएम है या फिर कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डीएम है, और डीएम है वो काम करना सही चाह रहा है कि हाँ हम अच्छा से काम करें, अपने जो नागरिक हैं उनको सारी सुविधाएं हम प्रदान करें, लेकिन वहाँ का नेता जो है वो उस काम को करने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि हमको कमीशन दो, वो कमीशन देगा तो फिर हम करेंगे। अगर वो उससे ज़्यादा आनाकानी करता है तो उसका क्या कर देता है, ट्रांसफ़र करवा देता है। तो वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी क्या करता है, कार्य को बाधित करता है और रोकने में बहुत बड़ा हस्तक्षेप करता है ना, कार्य को सुचारू ढंग से चलने नहीं देता है ना। चलिए, समाज के प्रति संवेदनशीलता की कमी। आप देखे होंगे
पहले का देखे होंगे कि आप देखे होंगे कोई अधिकारी या फिर अच्छा पुलिस ऑफिसर है, कोई अच्छा डीएम है, कोई अच्छा मतलब सीईओ है, वीडियो है, तो उसको कोई अच्छा काम करता है तो उसके मतलब क्या करता है, सब राजनीति लोग, जो राजनीतिक लोग होते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद पे बैठे रहते हैं, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गया, अगर उसके हिसाब से अगर नहीं चलता है तो उसका क्या करा देता है, लोग तुरंत ट्रांसफ़र करा देते हैं कि हाँ चलो बहुत उड़ रहा है, इसका ट्रांसफ़र हम करा देते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी क्या होती है, योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पाती है ना। समाज के प्रति संवेदनशीलता की कमी। अधिकांश सरकारी कर्मचारी समाज के प्रति संवेदनशील नहीं होते। उन्हें नागरिकों की आवश्यकता और समस्याओं की सही समझ नहीं होती, जिससे नीतियाँ और योजनाएं प्रभावी नहीं बन पाती। कहने का अर्थ ये है कि समाज में संवेदनशील बहुत कम संवेदनशीलता नहीं होती। मान लीजिए कोई अधिकारी आया हुआ है राजस्थान से, ठीक है, और वो आ गया अपने बिहार में, तो राजस्थान और बिहार की जो स्थिति है वो अलग अलग है। यहाँ की बोली भाषा, बात विचार या फिर लोगों का रहन सहन स्तर, जीवन स्तर सब क्या है, अलग है राजस्थान से। अब वो राजस्थान के कल्चर को देख कर आया है और यहाँ पे बिहार का कल्चर अलग है, तो वो क्या होता है, उनके प्रति तालमेल नहीं बैठा पाता है। यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, रोजगार की कमी है ना। महाराष्ट्र से कोई डीएम बन के आ गया तो वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे देखता होगा कि हाँ यहाँ पे सारा आदमी कमा रहा है, धमा रहा है, सब अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन अपने बिहार में क्या है, रोजगार की कमी है, आधारभूत सुविधाओं की कमी है ना, फैक्ट्रीज की कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि वो महाराष्ट्र में वो सारी चीज़ें देखा होगा तो फिर उसको लगता होगा कि हाँ यहाँ पे वो सब चीज़ें उपलब्ध होंगी या फिर उपलब्ध है, तो उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ अगर यहाँ पे वो सारी चीज़ें फैक्ट्रियाँ वगैरह अगर नहीं भी रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उस चीज़ को वो अनुभव नहीं कर पाता है कि हाँ एक फैक्ट्री होना, एक रोजगार होना, एक सामाजिक ढांचा होना, अच्छा से समाज का बढ़ना क्या होता है, क्या नहीं होता, और इसके लिए हमें क्या योजनाएं बनानी चाहिए, है ना। ठीक है, उस चीज़ को, यहाँ की समस्याओं को नहीं समझ पाता है। भोजपुरी में कहे तो एकदम आसान भाषा में कहें कि कहीं और का अधिकारी आके हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारी जो कठिनाइयाँ हैं उनको नहीं समझ पाता। अब राजस्थान का व्यक्ति आ जाएगा बिहार में तो बिहार में की बाढ़ के बारे में क्या पता, मतलब क्या कर पाएगा जब वो आज तक बाढ़ ही नहीं देखा होगा, उस बाढ़ का मतलब कैसे प्रबंधन करना वो ही नहीं जानता होगा, तो फिर बेचारा क्या कर सकता है ना। तो इस तरह भी समस्याएं होती हैं, है ना। चलिए निष्कर्ष, भारत में लोक प्रशासन की समस्याएं जटिल है और इनका समाधान एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए भ्रष्टाचार और रोकथाम, संसाधनों का उचित प्रबंधन, जन जागरूकता बढ़ाना और तकनीकी सुधार आवश्यक है। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो भारत का लोक प्रशासन अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बन सकता है, जो अंततः समाज के विकास में सहायक होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो, आज का क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन क्वेश्चन खत्म करने से पहले इसको हम समझा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि लोक प्रशासन की समस्या काफ़ी जटिल है, अच्छी भी है, बुरी भी है ना। इनका समाधान एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यानी कि चारों तरफ उनका समाधान करना होगा, या फिर चारों तरफ सारी चीज़ों को, सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर उनका क्या करना होगा, समस्या का समाधान करना होता है। क्योंकि समस्याएं हर जगह है, हर राज्य में है, हर देश में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर गाँव में है, हर पंचायत में है ना। लेकिन उनका क्या करना पड़ेगा, समग्र समाधान करना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ते हुए सबका समाधान करना पड़ेगा कि हाँ कोई चीज़ का मतलब कोई चीज़ हो रहा है तो कुछ ज़्यादा ना हो, कुछ कम ना हो, है ना, कुछ पहले से है तो वो खराब ना हो, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। उसमें क्या होता है, तकनीकी सुधार की भी आवश्यकता होती है, उचित प्रबंधन की भी ज़रूरत पड़ती है, जागरूकता भी बढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तो वो अपने अधिकारों के प्रति मांग करेंगे, और जब अधिकारों के प्रति मांग करेंगे तो फिर कोई नेता, कोई बड़े ऑफिसर कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको वो चीज़ करके देना ही पड़ेगा जनता को। अगर आप हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप मात्र 249 रुपया पेड करके हमारे बैच से, टॉपर बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको VVI क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा और उसका टेस्ट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। इतना सारा चीज़ आपको मात्र 249 रुपया में हमारे चैनल के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें और हमारे क्लास को ले लें, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है और अपने क्लास बिल्कुल भी नहीं किया होगा, तैयारी अगर आपकी जीरो है, एकदम जीरो लेवल पे है, तो आप हमारे बैच से, इस टॉपर बैच से ज़रूर जुड़े, ताकि आपका
एग्ज़ाम बेटर जाए, क्योंकि जीवन में ग्रेजुएशन मात्र एक बार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं या फिर मिल भी रही हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, भारत में प्रशासन की विधायी नियंत्रण के तरीकों का परीक्षण करें। कहने का अर्थ ये है भारत में जो प्रशासन होता है उस पर विधायी नियंत्रण कैसे होता है, उनके क्या क्या तरीके हैं, उनके बारे में हम लोगों को बताना है, उनका क्या करना है, परीक्षण करना है। ठीक है, देखते हैं आंसर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, भारत में शासन पर विधायी नियंत्रण के तरीके। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत विधायिका का प्रमुख कार्य न केवल कानून बनाना होता है बल्कि यह प्रशासन पर भी निगरानी और नियंत्रण रखती है। कहने का अर्थ ये है कि भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के तरीके। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत विधायिका का प्रमुख कार्य न केवल कानून बने, यानी कि विधायिका क्या करता है, न केवल कानून ही नहीं बनाता है बल्कि यह प्रशासन पर भी निगरानी और नियंत्रण रखता है। मान लीजिए अगर कोई प्रशासन है और वो गलत काम कर रहा है तो क्या करे, विधायिका उसको टोकेगी कि हाँ ये काम ऐसे गलत क्यों कर रहे हो, या फिर ये चीज़ें जो नियमानुसार किया जाए, या फिर ये कुछ अधिकारी होते हैं जो कि गलत भी काम करते हैं तो उन पे क्या करता है, विधायिका जो है उनकी देखरेख करती है, उनके ऊपर कंट्रोल भी करती है ना। चलिए, संविधान में प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए विधायिका को विशेष अधिकार और तरीके दिए गए हैं। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी तंत्रों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। इन तरीकों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशासन अपने कर्तव्य को सही तरीके से और जनता की भलाई के लिए निभाए। कहने का अर्थ ये है, आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि संविधान में जो कार्य है उनकी पारदर्शिता, यानी कि उनकी जवाबदेही न्यायपूर्ण हो रहा है कि नहीं, न्याय संगत बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, विधायिका देखती रहती है कि हाँ अगर कोई बड़ा अधिकारी है या फिर छोटा अधिकारी है, कोई भी हो, अगर वो अच्छा से काम करता है तो उनको शाबाशी मिलती है, गलत काम करता है तो उनको रोक टोक होता है कि हाँ आप ये चीज़ या फिर ये सारी चीज़ें आपके यहाँ या फिर आपके ज़िले में, आपके एरिया में, आपके फील्ड्स में ये चीज़ सारी चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं। मान लीजिए आप पुलिस विभाग है, ठीक है, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं और आपके एरिया में जो है चोरी डकैती बढ़ रही है, लूटमार बढ़ रहा है, जो क्राइम रेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो देखिएगा कि विधायिका सब मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करता है, सारे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनसे क्या होती है, मीटिंग होती है कि हाँ आपके ज़िले का क्राइम रेट कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, ये मामला कहाँ पहुँचा, जो हाईलाइटेड मामला होती हैं उनके बारे में देखता है कि हाँ ये मामला कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, और नहीं पहुँचा होता है, नहीं उस पर काम होता है तो वो लोग को क्या करती है, डांट लगाती है कि नहीं ये काम जल्दी क्लियर कीजिए, इसको ऐसे नहीं, अगर गलत करती है तो वो उस पर क्या करती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, है ना, अगर अच्छी विधायिका हो तो। ठीक है, गलत हो तो फिर तो आप ही जानते ही हैं कि क्या होता है ना। जनता की संसद में प्रश्नकाल और चर्चा। भारतीय संसद में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण विधायी नियंत्रण का तरीका है। प्रत्येक सत्र के दौरान संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वो संसद में हम लोग देखते हैं, लोकसभा टीवी आप खोल कर देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी आप खोल कर देख सकते हैं, चैनल है ये, ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं कि हाँ कैसे हमारे नेतागण जो हमारे हम संसद चुन कर भेजते हैं लोकसभा असेंबली में, वो कैसे प्रश्न करते हैं, अपने समस्या को कैसे रखते हैं, है ना, ठीक है, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों और नीतियों की समीक्षा करना होता है। सांसद विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल पूछते हैं जिनका उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी किसी मामले में असमर्थ या अनुत्तरदायी होते हैं तो उनका जवाबदेह ठहराना आसान हो जाता है। संसद में इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों पर सीधा दबाव डाला जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेही रहे। कहने का अर्थ ये है कि देखिए इसमें संसद में क्या होता है, हमारे यहाँ से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव होता है और चुनाव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने संसद को अपने क्षेत्र से भेजते हैं, ठीक है, भेजते हैं, वो लोग संसद में पहुँचते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विभाग के क्या होते हैं, अलग अलग विभाग के क्या होते हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, है ना। रुक जाइए 2 मिनट।
अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होती हैं। मंत्री सब होते हैं, मान लीजिए कोई उद्योग मंत्री हो गया, कोई कपड़ा मंत्री हो गया, कोई कृषि मंत्री हो गया, है ना, कोई रोजगार मंत्री हो गया, कोई वित्त मंत्री हो गया। तो ऐसे अलग अलग चीज मंत्री होते हैं। और हमारे जो सांसद जाते हैं या तो वो खुद मंत्री बन जाते हैं, नहीं अगर बनते भी हैं तो वो सांसद अपने एरिया की बात को, अपने एरिया की बात की समस्याओं को ले जाकर उनके ऊपर उस मंत्री के सामने रखते हैं कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। जैसे आप मान लीजिए आप रोजगार मंत्रालय से पूछ लिए, तो आप अपने क्षेत्र के रोजगार के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारे यहाँ इतने % लोगों को रोजगार मिला है, इतने % लोगों को रोजगार नहीं मिला है, कोई अगर स्कीम है तो उसके लिए कार्य किया जाए। इतना लोग गरीब हैं, इतना लोग भूखमरी से मर रहे हैं। यहाँ का मान लीजिए सड़क परिवहन मंत्रालय हो गए तो क्या कहेंगे कि हाँ हम सड़क बनाना चाहते हैं, मेरे गाँव में सड़क नहीं है, हमारे एरिया में सड़क नहीं है, है ना। हॉस्पिटल स्वास्थ्य मंत्रालय हो गए तो स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल चलाया जाए। शिक्षा मंत्रालय होगा तो शिक्षा मंत्रालय से कहेंगे अगर शिक्षा संबंधी माने जिस भी विभाग से संबंधित क्या होंगी आपकी परेशानियां होंगी, उस विभाग में आपके सांसद जाएंगे, उनसे पूछेंगे। अगर कोई चीज़ गलत भी हो रहा है तो उनसे भी पूछेंगे कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी, ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हुई, है ना। यहाँ पे हमारे एरिया में विश्वविद्यालय खुलना था तो विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुला, मेडिकल कॉलेज खुलनी थी तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुली हैं, यहाँ पे खेल भवन बनना था वो क्यों नहीं बना, स्टेडियम बनना था वो क्यों नहीं बना। आपके संसद, आपके यहाँ के संसद, आपके एरिया के संसद, आपके जो आप चुन कर भेजते हैं वो कितना काम करते हैं, कितना सवाल पूछते हैं, आप सीधे आप लोकसभा टीवी पर आप देख सकते हैं। और आप उस चीज़ को, आप चूँकि आप राजनीतिक विज्ञान के तो सबसे पहले स्टूडेंट हैं, और दूसरी चीज़ आप लोकसभा संसद पे जाइए, टीवी चैनल है, ठीक है, उस वहाँ पे आप अपने संसद को देखिए कि वो कितना सवाल पूछते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं क्या वो उसको संसद में उठा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं उठा रहे हैं तो फिर आप जब अगले बार वोट मांगने आए तो उनसे ज़रूर सवाल कीजिए। ये आपका अधिकार बनता है कि आपने हमारे यहाँ का ये प्रॉब्लम है, हमारे एरिया का ये प्रॉब्लम है, हमारे मान लीजिए आपके यहाँ सड़क सही नहीं है तो आपका उनसे पूछने का अधिकार होगा कि हाँ हमने तो आपको वोट देकर जिताया था, फिर आपने इस संसद में एक बार भी क्यों नहीं सवाल उठाया कि हमारे एरिया का सड़क जो है वो ख़राब है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे मुद्दे होती हैं जिन पे हम लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, है ना। और ये जो सवाल हम लोग पूछते हैं उनका फ़र्ज बनता है कि वो सवाल क्या करे, वो जाकर संसद में बोले कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, माने जो भी समस्याएं होंगी, है ना, वो क्या करते हैं संसद में उठाते हैं। और उनका कर्तव्य बनता है कि वो चीज़ें लोगों के सामने रखे, अध्यक्ष महोदय के सामने रखे, पीएम के सामने रखे, सारे लोगों के सामने रखे, ताकि उन पर बहस हो और उसके लिए बजट पास हो। बजट जब पास होगा तो आपके यहाँ सरकारी स्कूल बन जाएंगी, कॉलेजेस बन जाएंगी, मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, माने जो भी आपकी समस्याएं होती हैं वो उनका क्या किया जाता है, निपटारा कर दिया जाता है ना। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक है हमारी संसदीय समितियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मतलब अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी 1% भी अगर अच्छा लग रहा हो, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए, भारत में चूँकि इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आपका गुरु दक्षिणा तो बनता है ना, 1 लाइक तो कम से कम दे ही सकते हैं, है ना। भारत में विभिन्न संसदीय, आप सबसे पहले ये कीजिए कि कॉपी कलम कम से कम लेकर बैठिए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसको क्या कीजिए कॉपी पर लिखते चलिए ताकि आपको याद हो। क्योंकि आप तो बहुत दिन से लिखे नहीं होंगे और आपके हाथों में जंग लग गया होगा, तो जंग की तैयारी जो है अभी से ही कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी अभी से ही कीजिए, ठीक है। संसदीय समितियाँ, भारत में विभिन्न संसदीय समितियाँ प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करती हैं। ये समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्य की जांच करती है। अभी बताया है कि बहुत सारी समितियाँ होती हैं, है ना, एक ही समिति नहीं होती, संसद में बहुत सारी समितियाँ होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। और उस डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है और वही क्या करता है, उस डिपार्टमेंट का कार्य भार संभालता है और उस डिपार्टमेंट का कार्य देखता है ना। ये समितियां विभिन्न मंत्रालयों विभागों के कार्यों की जांच करती है, उनकी कार्य प्रणाली की विश्लेषण करती है। प्रमुख समितियों जैसे लोक लेखा समिति, PAC, सार्वजनिक उपकरण समिति और स्थायी समिति
प्रशासनिक गतिविधियों की गहरी जांच करती है, यानी कि वहाँ पे प्रशासन कैसे चल रहा है, वहाँ पे अधिकारीगण हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं, काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की ये लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं ना। ये समितियाँ संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं जिसमें प्रशासन की समस्याएं, खामियां और सुधार की सिफारिशें होती हैं। अभी पहले आधा घंटा भूख कर चिल्ला के बोले हैं कि हाँ ऐसे ऐसे काम होता है ना। तो ऐसे ही जो भी समस्याएं होती हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, बहस के माध्यम से, प्रश्नकाल के समय ये लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन होना चाहिए। जब वो प्रॉब्लम सही होता है, लोगों को लगता है, वहाँ अध्यक्ष महोदय को अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, तो उन पे क्या होता है, उन पे विचार किया जाता है, उनके ऊपर कार्यवाही किया जाता है ना। चलिए, वित्तीय नियंत्रण। विधायिका प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण रखती है, खासकर संसद के माध्यम से। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी सरकारी खर्च योजना तभी लागू हो सकती है जब संसद इसे मंजूरी देता है। वार्षिक बजट का प्रस्तुतिकरण और पारित होना संसद द्वारा की जाती है, जिससे सरकार की वित्तीय नीतियाँ की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। वित्तीय नियंत्रण के रूप में संसद यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन द्वारा धन का उपयोग सही दिशा में किया जाए और किसी भी प्रकार का अनावश्यक या अपव्यय को रोका जा सके। कहने का अर्थ ये है कि देखिए वित्तीय नियंत्रण भी जरूरी है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ समस्या है बाढ़ का, ठीक है। अब हमारे सांसद साहब गए, सर से रिक्वेस्ट किए कि सर हमारे यहाँ बाढ़ का समस्या है बहुत ज़्यादा, आप ऐसा कीजिए कि इस नदी पे थोड़ा सा एक मतलब हो तो बजट में पुल बनवा दीजिए या फिर कोई बांध बनवा दीजिए किसी नदी पे। मतलब मान लीजिए किसी नदी पे बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाता है तो उस पर क्या किया जाए, उस पर पुल बनवा दिया जाए, बांध बनवा जाए, ताकि बाढ़ की समस्याएं जो हम हो वो ख़त्म हो, हमारे गाँव के लोग अच्छे से जीवन यापन कर सके। अब वहाँ पे सभी सांसदों को लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं जेन्युइन है और उस पर क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। सभी लोगों ने कहा कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। वहाँ से हो गया बजट पेश, मान लीजिए 2 करोड़ का 2 करोड़ तो बहुत कम हो गया, मान लीजिए 200 करोड़ का बजट पेश हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 200 करोड़ रुपये का बजट तो पेश हो गया, लेकिन उसमें काम भी करना होता है बाबू। उसमें देखना होता है कि उसमें लोग लगा भी रहता है कि हाँ जो हम 200 करोड़ रुपया जो दिए हैं वो जेन्युइन उस चीज़ में, उस काम के लिए, जिस काम के लिए दिया जा रहा है वो लग रहा है या नहीं, या फिर मंत्री जी खुद डकार जा रहे हैं, या फिर अधिकारीगण डकार जा रहे हैं, या फिर ठेकेदार घपल कर देता है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे बिहार में बहुत सारे पुल पुलिया गिर जा रहे हैं, तो गिर जा रहे हैं तो क्यों गिर जा रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं, है ना। 200 करोड़ आया तो 50 करोड़ कोई ले लिया, 50 करोड़ कोई ले लिया, 50 करोड़ कोई ले लिया। 50 करोड़ में काम होगा तो कितना काम होगा, है ना। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है और साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर 200 करोड़ का काम है तो हम 200 करोड़ ही दें, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दें, उससे ज़्यादा कहीं पैसा न लग जाए। इस सब चीज़ों पर भी क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि कहीं ज़्यादा पैसा ना चला जाए और कहीं कम पैसा खर्च ना हो जाए, है ना। मतलब कि एग्जैक्ट होना चाहिए, कहीं ये नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों का भी क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। जांच और समन्वय। संसद राज्य विधानसभाओं के पास यह अधिकार होता है कि वे विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सरकारी अधिकारियों के कार्यों की जांच करें। इसके लिए संसद या विधानसभा किसी विशेष विषय पर जांच के लिए समितियां बना सकती हैं, है ना, जो संबंधित विभागों के कार्यों और नीतियों की समीक्षा करती हैं। यानी कि अगर कोई जांच समिति, मान लीजिए अभी जैसे बताया कि 200 करोड़ का ये हुआ, तो एक समिति बना देगी कि बाबू जाइए आप इस 200 करोड़ का कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, कैसे प्रयोग हो रहा है, कोई घूसखोरी ना करे, कोई भ्रष्टाचार ना करे। इन सब चीज़ों पर क्या करता है, विभाग बना के भेज देता है कि जाइए आप लोगों को इस पर नज़र रखना है ना, ठीक है। समन्वय क्रिया के दौरान विधायिका सरकारी नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठाती है और उनके सुधार की आवश्यकता महसूस होने पर उन पर क्या करती है, दबाव डालती है। यानी कि विधायिका जो है हमारी, वो क्या करती हैं, सुधार के लिए क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। यानी कि अगर कोई काम अच्छा से नहीं हो रहा है, सुचारू ढंग से नहीं हो रहा है, तो उन पे क्या करती है, सवाल उठाती है कि सर ये साहब, ये आपके मंत्रालय का बात है, ये आपके मंत्रालय के कार्य है, और हमारे दिन में, हमारे मान लीजिए बाढ़ का ही समस्या है, हमारे गाँव में हर साल बाढ़ आता है, आज इतने लोग परेशान रहते हैं हमेशा। तो आप महोदय से निवेदन है कि आप हमारे गांव का में एक पुल बना दे, पुलिया बना दे, बांध बना दे, माने जो भी उपाय हो उसको किया जाए, ठीक है।
उस पे क्या करते हैं ये लोग, समस्याओं का अपने या फिर अपने गांव का, अपने क्षेत्र का ये लोग समस्याओं की आवश्यकताओं को महसूस कराते हैं कि सर बहुत दिक्कत है और आप इस पे काम ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ये लोग हल्ला भी करते हैं, अगर कोई नहीं मानता है तो आप देखते होंगे न्यूज़ में हमेशा आता है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए अभी न्यूज़ में चल रहा है कुंभ का, है ना, तो आप देखे होंगे कि संसद में पूरा एकदम हल्ला हो रहा है, उधर सब विपक्षी दल एक हुए हैं कि ऐसे ना, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कैसा व्यवस्था किए कि कुंभ में इतने लोग मारे जा रहे हैं, दिल्ली प्लेटफॉर्म पे इतने लोग मारे जा रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है, क्या यही तैयारी है। तो इन सब चीज़ों का क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है ना। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप अपने सांसद से ज़रूर सवाल कीजिए कि बाबू आपको हम चुन कर भेजे हुए थे, सर हम आपको चुन कर भेजे हुए थे अपने गाँव की समस्या के लिए, हम आपके यहाँ, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, मैंने जो भी आपको लगता है कि हाँ हमारे यहाँ का समस्या है, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आवेदन दे सकते हैं कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालिए। तो सांसद महोदय जाएंगे लोकसभा में और वहाँ पे अपना बात रखेंगे कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कुछ विचार किया जाए। तो वहाँ से बजट पास होता है और आपके गांव में या फिर आपके यहाँ तक पहुँचता है। आपको अपने सांसद के, आप जिसको चुन कर भेजते हैं, उनके कार्य को देखना है, उनके ऊपर क्या काम करते हैं, क्या नहीं काम करते हैं, कितना सवाल पूछते हैं, कितना सवाल नहीं पूछते हैं। तो आप चले जाइए लोकसभा टीवी पर, ज़रूर से देखिए आप, अभी इलेक्शन का मौका भी आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या क्या करते हैं, हमारे सांसद कहाँ जाके चुपचाप, कुछ सांसद तो चुपचाप बैठे ही रहते हैं, पूरा साल सत्र निकल जाता है, 5 साल हो जाता है, लेकिन एक शब्द चू से चा तक नहीं बोलते हैं, आज तक संसद में खड़े नहीं होते। तो वैसे सांसदों को हमारा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ना जिताएं जो आपकी समस्याओं को संसद तक नहीं पहुँचा सकें, है ना। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार को जाने कि हाँ हमारा क्या अधिकार है ना। पढ़े लिखे का मतलब यही होता है। अधिकारियों और मंत्रियों का उत्तरदायित्व। भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को संसद और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यदि कोई मंत्री या अधिकारी अपने कार्यों में लापरवाही करता है या जनता के हितों के खिलाफ कार्य करता है तो संसद में उसका जिम्मेदारी का यह सवाल उठाया जा सकता है। इसके अलावा मंत्री के पद से हटाने या जिम्मेदारी से मुक्त करने की भी प्रक्रिया विधायिका के माध्यम से होती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई सांसद है ना, जो उत्तरदायी होता है अपने एरिया के कार्य के लिए, अपने प्रशासन के लिए, अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वो कोई मंत्री लापरवाही करता है। जैसे आपको 200 करोड़ का कोई ये पास हुआ, फंड पास हुआ, और वो 200 करोड़ का फंड जो है अपने पास ही अपने फाइल में रखे हुए हैं, पैसा लेके रखे हुए हैं, या फिर कोई किसी तरह का अनियमितता होता है, कोई तरह का लापरवाही होता है, तो वो उसके ऊपर क्या चलाते हैं, महाभियोग भी चलाते हैं, ये सब भी करते हैं, है ना। इसके अलावा मंत्री पद से हटाने की भी जिम्मेदारी दे दिया जाता है कि जाइए अब आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप ये कुर्सी खाली कीजिए। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे विपक्षी दल जो होते हैं वो सीधे कहते हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, है ना। तो इस तरह से कार्य होता है। अभी जो हमारे दिल्ली में हुआ है दुखद घटना है कि रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो रेल मंत्री को बोल रहे होंगे कि इस्तीफ़ा दीजिए, इस्तीफ़ा दीजिए। तो इस तरह से भी कार्य होता है कि हाँ अगर आप अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं तो कृपया करके आप अपने पद को छोड़ दीजिए और इस्तीफ़ा देकर अपने घर चले जाइए, ठीक है। विधायिका की शक्ति में हस्तक्षेप। विधायिका के पास सरकार और प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार भी होता है। यदि कोई सरकार या प्रशासनिक अधिकारी संविधान का उल्लंघन करता है तो विधायिका उसे न्यायिक दृष्टिकोण से चुनौती दे सकती है। विधायिका अपने अधिकारों का उपयोग करके यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन केवल जनता के हित में कार्य करे और संविधान की सीमाओं का उल्लंघन ना हो। कहने का अर्थ ये है कि विधायिका में क्या करता है, शक्ति में भी हस्तक्षेप करता है ना। यदि कोई सरकार या कर्मचारी जो है वो अपने संविधान का उल्लंघन करता है यानी कि नियम के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो उसमें क्या किया जाता है, उनके अधिकारों का उनका अधिकार होता है कि वो क्या करे, उन्हें दंडित करे या फिर उन्हें सही रास्ते पर ले आए, है ना। उनका हस्तक्षेप करे कि हाँ भाई साहब ये आप ऐसे ना ऐसे कीजिए, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है ना। मान लीजिए कोई घूसखोरी कर रहा है तो अगर किसी की नज़र में आता है प्रशासनिक अधिकारी होंगे चाहे कोई भी हो तो वो लोगों को क्या करते हैं, समझाते हैं या फिर नोटिस देते हैं, देखते हैं सस्पेंड हो जाते हैं या फिर जेल चले जाते हैं, निगरानी विभाग पकड़ लेता है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उन पे क्या करती हैं, नज़र रखे रहती हैं और ये क्या करते हैं,
हमारे कार्य को, हमारे प्रशासन को अच्छे से सुचारू रूप से चलने में क्या करती हैं, मदद करती रहती है ना। निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत में प्रशासन की विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावी तरीके मौजूद हैं। विधायिका संसद और राज्य विधानसभाओं के माध्यम से प्रशासन के कार्यों पर भी निगरानी रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन अपने कर्तव्यों को पारदर्शिता, ईमानदारी और जनता की भलाई के लिए निभाए। क्योंकि देखते हैं जनता की भलाई के लिए ही सारा लोकतंत्र बना हुआ है ना। तो उनका कर्तव्य बनता है कि ये प्रशासन अपने कर्तव्यों को पारदर्शिता यानी कि अच्छी तरह से, ईमानदारी पूर्वक और जनता की भलाई के लिए ही करे, है ना। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है, जो शासन को सुशासन की ओर बढ़ाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कुल मिलाकर माने तो जो है प्रशासन पर क्या करती है, विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावी तरीके मौजूद हैं। यानी कि अगर प्रशासन कोई गलत काम कर रहा है तो विधायिका उस पर क्या करती है, अंकुश लगाती है कि नहीं, तुमको ऐसे नहीं, ऐसे करना है ना। उनके ऊपर विधायिका होती हैं, संसद होते हैं, राज्य विधानसभा होते हैं। इनके माध्यम से प्रशासनिक कार्य पर निगरानी रखना होता है कि हाँ, कोई अधिकारी गलत काम नहीं करे, हम जो योजना बनवा के ला रहे हैं केंद्र से, उसका ऊपर सही रूप से काम हो, ठीक है। तो उस पर क्या करती हैं, ये सब नज़र भी रखती हैं और ये सुनिश्चित करती है कि काम क्या हो, ईमानदारी हो और ईमानदारी पूर्वक हो और जनता की भलाई में हो, है ना। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप ऑल इन 8454। और आपको हमारा बैच लेना है, जुड़ना है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हमारे बैच से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, ठीक है। मुश्किल से अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई में लग जाए, कहीं से भी पढ़े लेकिन पढ़े, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बैच ही ले या फिर ये ले, लेकिन हमारे बैच से अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत जल्दी समय के हिसाब से आपका बैच ख़त्म हो जाएगा, आप अच्छा से तैयारी भी करा दिया जाएगा और जो भी गलती, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं उनमें सुधार कराया जाता है, टेस्ट भी लिया जाता है, जिससे आपको क्या हो जाता है, प्रैक्टिस वगैरह सब हो जाता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बैच से ज़रूर जुड़ें। 249 रुपया कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ऑल इन 8454। जय हिंद।